आप सभी का स्वागत है फिर से मेडिकली एलिगेंटली सर्विंग में। तो देखो, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारे एसएमएस किए थे, फटाफट वीडियोस नहीं आ रहे हैं। देखो, मेन प्रॉब्लम मेरी एक तो ये थी कि मेरे पास स्टोरेज की कमी हो रही थी, तो मैंने बहुत कम रेजोल्यूशन में वीडियो को डाउनलोड किया है। अभी आपका जो है एक वीडियो आने वाला है फटाफट से, आई थिंक वो एनिमल क्लासिफिकेशन या फिर प्लांट किंगडम में से ही कोई एक होने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सस्पेंस है। और दूसरी चीज के स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आज हम पक्का हम लोग आज एक वन शॉट में खत्म कर लेंगे। अब मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म नहीं कर ले, है ना। क्योंकि यार बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगे वीडियोस, तो हम लोगों को थोड़ा, मैं आप लोग समझ सकते हो कि मैंने जो कोर्स बनाया है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। दैट मीन्स कि हम सितंबर तक बिल्कुल पक्का वाला जो है अपना कोर्स खत्म कर लेंगे, है ना। सितंबर तक बिल्कुल बढ़िया से मैं रिवीजन के भी शायद वीडियोस डाल दूं, है ना। तो सितंबर तक पक्का, मतलब वन टाइम कोर्स तो होने ही वाला है ना। और क्योंकि हम लोग फिर उसके बाद में सितंबर से 12th की प्रिपरेशन करेंगे, और 12th की प्रिपरेशन के बाद में मतलब ये वाला जो है ना, मतलब पूरा मैंने क्या प्लान किया हुआ है, पूरा प्लानिंग वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। वो अभी मैं अपलोड नहीं किया है, बट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज उसको देख लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, शायद आप लेट वीडियो देख रहे हो तो आपके टाइम तक वो वीडियो मैं अपलोड कर दूं, है ना। लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल ही देती हूँ, मैं चाहे पहले करूँ चाहे बाद में करूँ। तो अब देखो, सबसे मेन चीज क्या है हमारी, अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे रेशनलाइज। अब मैं रेशनलाइज क्यों पढ़ा रही हूँ, अभी तो एनटीए ने नाम बोला ही नहीं है ना। अभी तो एनटीए ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि रेशनलाइज एनसीईआरटी से आएगा। देखो, हम लोग क्या करेंगे, 225 तक करेंगे सिलेबस को खत्म, है ना। अब जब हम 2025 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, तो यार देखो, साफ सी बात है कि हमारे टाइम पर रेशनलाइज बुक्स आ गई हैं। अब जो है सीबीएसई हुई, सारे लोग क्या है, रेशनलाइज पढ़ाएंगे। कौन पूरा पढ़ाएगा, जब बुक्स रेशनलाइज हो गई हैं तो सब उसी अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। और जो है हमारे बोर्ड्स वगैरह का भी सारा जो सिलेबस बनेगा, कैसा बनेगा, रेशनलाइज बनेगा। तो स्कूल्स की पढ़ाई हो जाएगी रेशनलाइज, है ना। कोचिंग से मतलब नहीं है किसी को भी। एनटीए को भी, एनटीए क्या एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, वो हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है किसके बेसिस पे, 11th 12th के। तो 11th 12th में हम जो पढ़ेंगे वो ही हमारा किसमें आएगा, रेशनलाइज। हम पढ़ेंगे क्या, रेशनलाइज। तो इसलिए रेशनलाइज ही पढ़ते हैं, है ना। और वैसे तो मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ इसी में, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को जरूर कमेंट करना। और अगर ऐसा होता है ना कि मतलब मैम रेशनलाइज तो एनटीए ने मना कर दिया कि 2025 नीट में रेशनलाइज नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने सिलेबस को जब रिकवर करेंगे तब मैं आपको पूरा सिलेबस, पूरी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी से बढ़ा दूंगी, है ना। तो कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमने 3 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दिए, फटाफट से देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। बस हाँ, ये बात याद रखना कि यार देखो, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि पहली चीज तो देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा है। लाइक आप खुद नोटिस कर सकते हो। ये मैंने कौन सी स्लाइड खोली है अपनी, देखो मैं बता देती हूँ, मेरी स्लाइड है ये, लाइक 38 स्लाइड। तो यार देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मैं हमेशा बोल देती हूँ 2 घंटे वीडियो, लेकिन देखो अभी तक मैंने बहुत कम लेंथेड वीडियो बनाया है। लेकिन केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो आपको बहुत ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं ब्रीफ नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत इजीली समझा दूंगी इस चैप्टर को, लेकिन देखो एग्जाम्पल्स के बिना आप नहीं समझ पाओगे, है ना। और ऊपर से पहली बार ही हम कर रहे हैं इस चैप्टर को, है ना, ताज़ा चैप्टर है, सो वी शुड डू दिस, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की, इसलिए मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है। चलो अभी यहाँ पे हम पीवाईक्यूज वगैरह सब देखेंगे। अपन लोग देखो इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ेंगे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो देखो, जब भी हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, एक आइडिया चाहिए होता है ना। एक बढ़िया सी आइडियोलॉजी चाहिए होती है। कैसी आइडियोलॉजी चाहिए होती है कि हमारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि हमें डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ रहा है ना। मतलब क्या चीजें थी कि कब किसी इंसान के दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि हमें डिस्कवरी करनी चाहिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो ये एग्जिस्टेंस कहाँ से प्रपोज हुआ, इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स से, जो कि एकदम व्यू में थे कि हाँ, जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ना मैटर के, उन्हीं को हम एटम्स कहते हैं, है ना। उन्होंने क्या डिस्कवर कर रखा था, अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ने 400 बीसी के टाइम पे। उनको ये पता था
उन्होंने ऐसा मतलब सोच रखा था, उनका ऐसा व्यू था, उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि एटम्स जो हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। दिस वी हैव आल्सो स्टडीड बिफोर, है ना, ये हमें ऑलरेडी पता है। अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सबडिविजंस ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स। नहीं, है ना। अब क्या हुआ, सब डिविजन्स ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स। अब इसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ये भी कहा, किसने कहा, हमारे इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ने। हमारा मेन एम रहेगा कि हम इस पूरी एनसीईआरटी को रट दें, है ना, पूरी एनसीईआरटी याद कर ले अच्छे से लाइन टू लाइन। बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आप इसको याद करो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिविजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड। देखो जैसे कि ना मैटर का बहुत ज्यादा सब डिविजन हो रहा था, मैटर को हमने डिवाइड कर दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों ने देखी होंगी बहुत सारी वीडियोस की मैटर हमने हमेशा गलत पढ़ा है, बहुत सारे वो होते हैं इसके। लेकिन देखो ये जो मैटर सब डिवाइड हो रहा था ना, तो ये इसकी चक्कर में बहुत ज्यादा वो हो रहा था। तो उन्होंने क्या कहा, किसने, फिलोसोफर्स ने क्या कहा कि ये जो अल्टीमेटली ये क्या कर देगा सब डिविजन मैटर का, ये उसको यील्ड कर देगा, एटम्स को क्या कर देगा, यील्ड कर देगा, जिसकी वजह से वो आगे डिविजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फर्दर डिविजिबल नहीं हो पाएंगे, है ना। किस वजह से नहीं हो पाएंगे, सो दिस इज योर पी बाई क्यू। फर्दर डिविजिबिलिटी क्यों नहीं हो पाएगी, सब डिविजन ऑफ मैटर की वजह से। ठीक है, चलो द वर्ड एटम। अब हम केमिस्ट्री पढ़े और किसी चीज का मतलब ना समझे, और जो भी वर्ड का मतलब आना है वो या तो लैटिन आएगा या ग्रीक आएगा, है ना, इसके अलावा तो आना ही नहीं है कहीं। तो बस यही बात हो गई हमारे एटम में भी। एटम वर्ड आया हमारा कहाँ से, ग्रीक वर्ड से, एटोमियो, एटोमियो, जिसमें हमारा क्या मतलब था कि जिसका मतलब था अनकटेबल, अनकटेबल, नॉन डिविजिबल। और यही चीज क्या हमारा कह रहा है, हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, फिलोसोफर्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो फर्दर डिविजिबल नहीं होंगे। हमारा मैटर सब डिवाइड होगा तो वो फर्दर डिविजिबल नहीं होंगे। और एटम भी यही की बात कह रहे हैं, है ना। एटम का मतलब ही क्या है, एटम का मतलब है अनकटेबल, अनकटेबल, अनडिविजिबल, है ना। तो मतलब कि ना तो ये डिवाइड होगा, और ये भी सही कह रहे हैं कि हाँ भाई हम मैटर तो डिवाइड करते रहेंगे, मैटर के तो सब डिविजन्स होंगे ही, है ना, क्योंकि मैटर को सब डिवाइड नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते बिना मैटर के क्लासिफिकेशन के, बिना मैटर के सब डिविजन्स के। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये आइडिया क्या रहे, डोरमेंट रहे। अब डोरमेंट का मतलब क्या हो गया, हमारा एनसीईआरटी है, लाइन तो समझनी पड़ेगी ना। चलो, डोरमेंट का मतलब होता है एक्टिव, मतलब एक्टिव स्टेट। ठीक है, यही आइडियाज क्या रहे, एक एक्टिव स्टेट में रहे, है ना। अब क्या हुआ कि ये आइडियाज डोरमेंट रहे बहुत टाइम तक, और ये बार बार साइंटिस्ट ने देखा, और इवन 19th सेंचुरी में भी साइंटिस्ट ने इस आइडिया को दोबारा से नोटिफाई किया, है ना, नोटिस किया। अब क्या हुआ कि भाई ठीक है यही आइडियाज चल रहे हैं, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम एक ही आइडिया को, एक ही बिलीफ को लेके चलते रहे, है ना। तो हम क्या करते रहते हैं कि हम बहुत ज्यादा चीजें साइंटिफिक बेसिस पर आगे आगे खोज करते हैं। तो जो हमारी एटॉमिक थ्योरी थी ना मैटर की, वो किसने दी थी, ये हमें सबको पता है। और ये चीज जिसको नहीं पता है ना, आई एम सीरियसली, ये तो पता होगा यार, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी, डाल्टन, सर डाल्टन, है ना। ब्रिटिश स्कूल टीचर, वो ब्रिटिश स्कूल टीचर थे जिन्होंने 1808 में अपनी जो है ब्रिटिश एटॉमिक थ्योरी दी, है ना, और जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। अब ये थ्योरी कहती क्या थी, ये मैटर नहीं करता है ना। ये क्या, अल्टीमेट पार्टिकल रिगार्डेड द एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब एटम को भी इसने क्या कहा कि मैटर भी जो है, यार क्या हो गया पेन, मैटर भी जो है ये भी किससे बना हुआ है, एटम्स से बना हुआ है। एटम्स को मैं येलो कलर से बना देती हूँ, है ना, हर चीज को समझना इज इम्पोर्टेंट। और ये जो इंट्रोडक्शन है ये समझ आ गया तो फिर पूरा चैप्टर इजी है ना। तो ये जो मैटर है, मतलब मैटर जो है वो भी क्या बना हुआ है, किससे बना हुआ है, अपने एटम से बना हुआ है। हर चीज एटम से बनी हुई है, ये चीज हम भी जानते हैं, है ना, सब चीजें एटम से बनी है। अब बात आ गई हमारी भाई की, हाँ चलो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हो गई, मतलब यहाँ पर तो अपनी केमिस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए, है ना। अब उनको पता चल गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे है,
हमारा मैटर भी एटम का बना हुआ है, एटम जो है उसको डिवाइड, मैटर को डिवाइड नहीं करना है। तो मतलब देखो यहाँ पर अगर एक चीज देखी जाए ना, तो मेन चीज है कि हम एक इंटरकनेक्शन देख रहे हैं मैटर और एटम का, है ना। मैटर और एटम का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मेनली जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसने सारे लॉस जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवरीथिंग, है ना, तो उसने हर चीज को बहुत इजीली डिफाइन कर दिया था। ठीक है, बहुत ही अच्छे से उसने हर चीज को डिफाइन कर दिया था और ये सारी चीजें वो सक्सेस भी पाया उसने कि हाँ ये एटॉमिक थ्योरी जो है बेस्ट है, इसमें सारी चीजें डिफाइन हो रही। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, एक इंसान कैसे सब चीजें डिफाइन कर सकता है? नहीं कर तो सकता है, लेकिन यार आज तक केमिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है ना, क्योंकि हर चीज के ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स पड़े हैं। तो इसका भी एक ड्रॉबैक था, मतलब अगर इसका ड्रॉबैक नहीं होगा तो वो सब कैसे आएगा? थॉमसन्स मॉडल, है ना, हमारा सब एटॉमिक थ्योरी कैसे आगे बढ़ेगी? सो देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ऐसे क्या दिक्कतें आ गई कि हमको क्या बनाना पड़ा? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो है ना, एक चीज हम लोगों ने हमेशा से देखी है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है एक लाइट स्पार्कल होती है, एक लाइट स्पार्क करती है। कैसे? जब हम लोग सिल्क के कपड़े पे या फिर किसी भी चीज पे हम रब करते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है स्ट्राइक करते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है बनता है ना। तो क्या हुआ कि ये जो रब करके जो है लाइट जो आती है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है वो, तो वो चीज ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी प्रूव ही नहीं कर पा रही थी। तो इस यूनिट में हम इसी के साथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट्स ने 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या ऐसी जो चीजें थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए क्या क्या बनाई गई। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो बिगिनिंग थी ना 20th सेंचुरी की, इसमें एस्टैब्लिश हो गया था कि एटम्स हमारे भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। मतलब देखो हमने आज तक क्या पढ़ा है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई अपनी एटम, लेकिन नहीं नहीं, एटम भी किसी चीज का बना हुआ है जो और छोटी है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, है ना। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हो गए हमारे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की? तो एक इंसाइट था, an insight into the structure of atom was obtained from the experiments। अब क्या हुआ कि जो इंसाइट थी ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, इसको एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करा गया गैसेस के थ्रू, है ना। तो जिससे कि पहले हम इसके रिजल्ट्स पढ़े तो हमें कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए ना चार्ज पार्टिकल्स के। तो देखो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये अपना पूरा मैग्नेटिक फील्ड वाला जो हमने पढ़ा था ये बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर जाएंगे और साउथ साउथ क्या कर देंगे? अट्रैक्ट, सॉरी, साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हमने क्या किसके बारे में पढ़ा था? वहाँ भी चार्जेस ही पढ़े थे। क्यों चार्जेस? क्यों चार्जेस ही तो वो पोल्स क्या कर रही थी, कहाँ से चार्ज कहाँ से आ रहा था? साउथ पोल से आ रहा था, है ना। सिमिलर चीज है, कैसे आ रहा था? ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये साउथ से ऑरिजिनेट हो रहा था ना। यार मैं क्या कर रही हूँ, है ना, ऐसा ही हो रहा था। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ते हैं, जो कि हम पहले भी 9th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? 1830, अभी 1808 में क्या हुआ था? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी अपनी, है ना। 1830 में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, है ना। तो क्या हुआ कि अब भाई, हाँ मतलब डाल्टन कैसे पता नहीं लगा पाया ये, है कैसे पता नहीं लगाया इसने कि हाँ भाई हमारा ये जो है जो हमारी लाइट स्पार्कल होती है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो करनी पड़ी थी, है ना। उनकी क्या गलती थी यार? देखो उनको तो नहीं पता था उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए ही नहीं थे। लेकिन भाई अब जो है माइकल फैराडे आए और उन्होंने बोला नहीं अब तो हाँ भाई इलेक्ट्रॉन है, कैसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मान लेंगे? हम नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो स्पार्क करेगा तो लाइट जलेगी ना। लेकिन नहीं भाई, अब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैसे ऐसे मान लेंगे? तो क्या हुआ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन गया। अब आ गया अपना इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, तो माइकल फैराडे ने 1830 में अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन का एक बढ़िया सा सोल्यूशन दिया इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन करवाई इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और जो है वो रिजल्ट करा किसमें, लिबरेशन में और डिपोजिशन में। मैटर कहाँ पे, एक जगह पे डिपोजिट हो गया। कहाँ डिपोजिट हो गया, इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो गया। अब भाई ये जो है थोड़ा थोड़ा बनने लगा उनका, है ना, उनकी जो है डिपोजिशन वगैरह बहुत अच्छे से उनको दिखने लगी कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही होते हैं, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम प्रूफ कर सकते हैं। अब प्रूफ करने के लिए देखो क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो हमें दिखाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट दिखाए बिना हम नहीं बोल सकते कि हाँ हमारा जो एटम है वो किसी और चीज से भी बना हुआ है ना, कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि हमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा कि यस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। तो क्या हुआ कि जब 1850s, अब देखो 1830 से लेके उन्होंने बहुत क्लेम किया कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर देखो जब तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है तो तब तक हम कैसे मान लेंगे, नहीं माना किसी भी साइंटिस्ट ने। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इसके ऊपर थ्योरी लगाई, लेकिन मेन अपने भैया थे फैराडे, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं मैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पढ़ूंगा और फिर उसको पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स से प्रूफ भी करूंगा, है ना। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स यूज किए उन्होंने क्या किया कि एक कैथोड रे ट्यूब बनाया जिसमें 2 थिन पीसेस लिए मेटल के, और उनको इलेक्ट्रोड, मतलब जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाए, है ना। और इलेक्ट्रोड क्या कर दिए उसने, सील कर दिए। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो था, है ना, गैसेस का, अब वो सिर्फ लो प्रेशर्स पर ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, और या तो बिल्कुल हाई वोल्टेज होना चाहिए, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हमारी लाइफ का लाइफ का तो नहीं, बट यस इट्स सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर्स। मतलब जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है गैसेस का वो कब कहाँ पर हो सकता है, या तो हाई वोल्टेज होना चाहिए या फिर लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। नाउ प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस, अब ये क्या था कि उन्होंने जो इवैक्यूएटेड ट्यूब्स दिए थे उसका भी तो कोई फायदा होना चाहिए था, तो हम प्रेशर को एडजस्ट कर सकते थे इवैक्यूएशन ट्यूब्स की मदद से। तो जब सफिशिएंटली हाई वोल्टेज उसमें अप्लाई कर दिया गया तो क्या हुआ कि करंट उसमें से फ्लो होने लगा, है ना, उसमें से करंट फ्लो होने लगा, और जो है स्ट्रीम पार्टिकल्स उधर पे मूव करने लगे। अब ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं किसमें से कर रहे हैं, हमारे एटम में से कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो होगा, इलेक्ट्रॉन है ना। सो दिस रिजल्टेड इनटू क्या कह रही थी मैं यार, पूरी कहानी थी। हाँ हम कहाँ पर थे, हाँ तो कुछ ना कुछ तो होगा एटम्स में। सो व्हाट हैपेंड कि जब वो ट्यूब कैसे पास हो रहा था उसने देखा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जा रहा था और पॉजिटिव एनोड तक पर जा रहा था। तो हमने इसको क्या कर दिया, ये हो गए हमारे कैथोड रे पार्टिकल्स, है ना, कैथोड रे पार्टिकल्स हो गए। अब भाई इसका फ्लो तो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो फ्लो चेक करा करंट का कैथोड से एनोड का बाद में। तो क्या ये कैसे चेक किया, हमने एनोड में एक होल कर दिया और उसको कोट कर दिया किससे, एनोड से फॉस्फोरेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड के किससे कोट कर दिया उसको, है ना। जब ये रेस पास कराई गई एनोड से तो क्या हुआ, वो जो जिंक सल्फाइड का पार्टिकल था वो हो गया बढ़िया सा ब्राइट, है ना, ब्राइट स्पॉट डेवलप हो गया वहां पे। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट हो तो गया, ठीक है भाई, तुमने भाई दिखा दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो है बहुत ब्राइटनेस आती है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या रिजल्ट आया इस एक्सपेरिमेंट का। तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए थे। देखो कॉमन सी बात करते हैं, कैथोड से कौन सी रेज निकलेंगी, कैथोड रेज निकलेंगी, और अगर वो कैथोड से निकल रही थी तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, कैथोड से निकल के नेगेटिव से निकल के कहाँ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। तो बस यही रिजल्ट हो गया, एक पहला रिजल्ट तो यही हो गया कि कैथोड रेज जो है वो कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, और कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो रेज है ना ये विजिबल नहीं थी, लेकिन इनका बिहेवियर ऑब्जर्व करा जा सकता था। कैसे, हमारे फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट जिंक मटेरियल जो हमने यूज किया था, कोटिंग क्यों की थी हमने,
जिससे कि हम उसको देख सके। तो कैसे हम लोग इसको ऑब्जर्व कैसे कर पा रहे थे, इसी की वजह से। तो ये क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी। जब भी हमारी जो रेस पड़ रही थी तब ये ग्लो कर रही थी। और यही चीज हम अपने टीवी में भी यूज करते हैं। जो कैथोड रे ट्यूब्स है वो जो है टीवी में जो है बहुत ज्यादा जो रिजल्ट होता है ये सारा कैसे आता है, हमारे फ्लोरोसेंस से। ठीक है, इसको भी हम कैसे जिंक के मटेरियल से, फॉस्फोरेसेंट के मटेरियल से कोट करके रखते हैं, है ना। हम नहीं करते हैं, आती है टीवी में ऐसा, है ना। अब क्या होता है, आप जब हमारा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होती है ना, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन में करती है। अच्छा, जब एब्सेंट होता है और जब प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, अरे जब प्रेजेंट होता है तब बिहेवियर जो होता है कैथोड रेस का वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, सिर्फ एक्सपेक्ट ही तो कर सकते हैं, है ना। कहाँ से, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, जो नॉर्मल सी बात है कि हाँ कैथोड से निकलता है एनोड की तरफ जाता है। तो बस सिमिलरली यही चीज है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये तो हमें पता ही है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये चीज इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो गई, है ना। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, है ना। ये 2-3 हम लोग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कैथोड रे की वो डिपेंड नहीं कर रही थी किसी भी मटेरियल पे, इलेक्ट्रोड के, है ना, नेचर पे, गैस के प्रेजेंट पे, किसी पर भी जो थी वो डिपेंड नहीं थी, है ना। और फिर क्या है हमारा, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, एटम्स के, है ना। अगर वो किसी चीज पर, इलेक्ट्रोड की चीज पे डिपेंड कर रही होती कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो हम कह देते कि भाई हाँ वो तो इसकी वजह से हुआ है, इस चीज की वजह से हुआ है, इलेक्ट्रोड की वजह से हुआ है ना, हमारे किस कैथोड की वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम सिर्फ यही तो इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हाँ भाई एटम के ही पार्टिकल्स हैं ये। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो है माइकल फैराडे ने क्या किया, हम अपनी डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसको अभी हम लोग जब पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे तब एक बारी में क्विक रिवाइज कर लेंगे समरी के अकॉर्डिंग। चलो अब देखते हैं हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या है। ओके लेट्स लुक दिस। चलो ठीक है भाई, हो गया। 1850 के भी हम हुआ है, 1850 के बाद कुछ नहीं हुआ क्या, हाँ ये प्रूफ करते करते ही भाई बहुत ज्यादा हो गया, है ना, बहुत टाइम हो गया कि हमारा 1897 आ गया। ठीक है, 1897 आ गया, हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कोई भी प्लीज कमेंट में ये मत कहना मैम बीच में ये भी हुआ था, जस्ट पॉइंट टुवर्ड्स एनसीईआरटी। ओके चलो 1897 हाँ। अब क्या हुआ, देखो एक चीज याद रखनी है हमें, और छोड़ो मैं उसमें ही दे दूंगी, है ना, फ्लो चार्ट में ऐसे है वो कि पहले हमारे आए थे डाल्टन, ठीक है, उसके बाद में हमारा कौन आया, माइकल फैराडे, और अब हमारी एंट्री हो रही है किसकी, थॉमसन की। ठीक है, इसके बाद किसकी एंट्री होगी, चलो अभी पहले ये देख लेते हैं थॉमसन ने क्या किया। ये बात हम सबको पता है कि थॉमसन ने भी अपना एक मॉडल बनाया था। चलो देख लेते हैं इसको। अब क्या हुआ, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के स्पेशलिस्ट थे है ना, जे थॉमसन इनका नाम है। इन्होंने क्या किया, देखो हम जिस तरीके से अपना जो पढ़ सकते हैं ना, जो पढ़ के हमें आया है वो है मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ढूंढ लिया फैराडे ने, अब मैं भी तो कुछ करना चाहिए ना। अब इसका जो है मास का रेशियो क्या होगा, चार्ज का मास का रेशियो क्या होगा, सो दैट शुड बी आल्सो फाइंड इट। तो वो मैं फाइंड कर देता हूँ, है ना। तुम थक गए होगे ना इतना वो करके कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट भी करते हैं, ये तुमने बता दिया, अब मेरा भी तो कोई काम है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेशियो मेजर किया इलेक्ट्रिक चार्ज का और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड। अब देखो इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी हेल्प ले ली थी, फैराडे ने जो जो किया है उसी से हेल्प लेंगे जो इन्होंने प्रूव करने के लिए। तो इन्होंने भी क्या क्या यूज किया, अपना कैथोड किया, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल फील्ड्स बनाई, है ना। अब ये हुआ कैसे, इसको हम एक स्टोरी की तरह क्विक पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं इसको फटाफट से, क्योंकि अभी थॉमसन को थोड़ा वो नहीं मिलेगी, अभी इससे वो मतलब पूरी तरीके से खुश नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अभी वो जो है प्लम पुडिंग वाला जो है उनका मॉडल जो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, वो भी अभी अपने में घुसाएंगे, है ना। तो देखते हैं
चलो क्या हुआ था इसमें, हम लोग डायग्राम को देखते हुए बात करेंगे, है ना। मैं यूज कर लेती हूँ कोई सा कलर। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। चलो चलो देखो व्हाट हैपेंस। अब देखो क्या हुआ कि इन्होंने ना जो पूरा मतलब देखो सबसे पहले मैं ना कुछ जो है किस चीज पर इन्होंने किया था, इन्होंने क्या किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना उस पे किया था। ये कैसे किया कि इन्होंने जो चीजें है ना ये दिखाया कि ये कौन से डेविएट करेगा, कौन सा सीधा जाएगा और कौन सा लेफ्ट साइड डेविएट करेगा, कौन सा राइट साइड डेविएट करेगा, और इनका डेविएट करने का जो रीजन है वो भी हमें बता रहे हैं, है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मास इलेक्ट्रॉन का लिया। मास इलेक्ट्रॉन का क्या बेसिस हुआ, मास इलेक्ट्रॉन पर इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल लाइटर है ना, कहाँ गया, जो पार्टिकल लाइट है उतना ज्यादा जो है एटम डिफ्लेक्ट करेगा। चलो अब हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहली बात इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने यूज किया कैथोड। कैथोड रे ट्यूब यूज करते हुए इन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा दिया, है ना। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा था ना उस जगह पर क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड को उसके परपेंडिकुलर लगा दिया। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर देखो ये है हमारा क्या है, घेरा। ठीक है, ये क्या है, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये किसके परपेंडिकुलर है, वेट, ये हमारा हो गया पाथ इलेक्ट्रॉन का, और ये हमने लगा दिया इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या लगा दिया हमने इसके परपेंडिकुलर, क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट होकर कहाँ जाएंगे, पॉइंट ए पर चले जाएंगे। देखो देखो, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये ए की तरफ चला जाएगा, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड को ग्रीन से लेते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये सी पर चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा कहाँ पर, सी पर, मतलब ये क्या हो रहे हैं, अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं, है ना। बी पर ये कब जाएगा, जब हमारा जो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या करेंगे, स्क्रीन को हिट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन को हिट ही नहीं करेंगे तो ये बी पर चला जाएगा। समझ आ गया। आज थॉमसन ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी कर दिए इसके पीछे कि नहीं मेरा मॉडल बहुत अच्छा है ना। तो क्या मॉडल अच्छा कैसे है, तो देखो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा ना, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। मतलब जब कोई भी नहीं छू रहा उसको, ना इलेक्ट्रिकल छू रही है ना ये छू रही है ना, इन दोनों ने कुछ नहीं किया इसके साथ, तो क्या होगा कि ये सीधा सीधा चला जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, सीधा सीधा जाएगा। लेकिन अगर इंटरेक्ट कर रहा है कोई, है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड कर रही है तो ये कहाँ चला गया, ए पे चला गया, मैग्नेटिकल कर रही है तो सी पे चला गया, तो क्या हो गया, जितना ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं ये उतना ही डिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो, है ना। अब क्या हुआ ये मैं बता चुकी हूँ, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स किए उन्होंने कि हाँ भाई जितना इंटरेक्शन करेंगे उतना डिफ्लेक्शन होगा, जो मास है पार्टिकल का जितना लाइट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन के बेसिस पे इन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए थे, है ना। और क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर भी किया था। क्या हुआ कि जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की उनके ओरिजिनल पाथ से वो इंक्रीज हो जाती है जब वोल्टेज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोड्स का। क्या मतलब है इसका, जब भी, ये वही चीज हो गई कि जितना इंटरेक्शन हो रहा है उसी अकॉर्डिंग जो है डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है ना। मतलब यही चीज है कि जो हमारा नेगेटिव कहाँ है वो देखो इधर ही समझो, है ना। क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वोल्टेज। जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा। डिफ्लेक्शन क्यों ग्रीन से बनाया है, ये हो गया हमारा वोल्टेज इंक्रीज। अब तो डिफ्लेक्शन ने बोला मैं भी इंक्रीज होऊंगा, मतलब इतना छोटा इंक्रीज नहीं होगा, लाइक इन दोनों में बहुत ज्यादा, ये दोनों डायरेक्टली इनवर्सिबल है, ये बड़ा हो गया, है ना, तो ये दोनों डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। By carrying out accurate measurements on the amount of deflections observed by the electrons on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of EME. सॉरी मुझे समझाना था, मैंने रीड कर दिया। देखो
जब उन्होंने एक्यूरेट मेजरमेंट्स किए ना डिफ्लेक्शंस के अमाउंट के बेसिस पे, तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो है वो वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने वो वैल्यू डिटरमाइन कर दी। बस यही है, यहाँ पर एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केजी। ठीक है, ये चीज अपना मास वास है, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो इसकी कोई भी नीड नहीं है, और ये चीज पूछ ली जाती है, सो प्लीज जस्ट रिमेम्बर दिस। डोंट इवन थिंक टू फॉरगेट दिस, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, आधा घंटा हो चुका है और हमने कितना कर लिया है? हमने कुछ भी नहीं किया है अभी तो। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल भी नहीं हुई है। आई डोंट थिंक कि हम आज इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अगर 2 वीडियोस बनाने पड़े तो मैं फिर 2 ही बनाऊंगी, बट हाँ 2 से ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, है ना। पार्ट्स। चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं यार, थोड़ा मैं बात कर ले रही हूँ। क्या है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स रह गया है। अब फटाफट से इसको देख लेते हैं। चार्ज बहुत छोटा सा है, इसको भी याद करने वाली चीज है कि आर मिलीगन आए, इन्होंने बोला कि आपने भी कुछ फाइंड किया, मैं भी कुछ फाइंड कर लेता हूँ। तो इन्होंने डिवाइस एक मेथड लाई, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या किया, ऑयल ड्रॉप करके अपनी वो निकाल ली है ऐसा नहीं हुआ था, जिससे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का जो है चार्ज डिटरमाइन किया था, है ना। अब ही फाउंड द चार्ज, उन्होंने फाउंड कर लिया चार्ज को और एक्सेप्टेड वैल्यू भी निकाल ली इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिकल चार्ज की, और ये सारी जो है थॉमसन वैल्यू के साथ में कंबाइनिंग रिजल्ट्स बना रही थी। चलो अब बात करते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिस तरीके से मैंने अभी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बता दी थी, तो रन कैसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, आई होप कि वो आप लोगों को इजीली समझ आ गई थी। अब देखो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज था, हमने इसका डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, है ना। थोड़ा सा यार मेरा हाथ थोड़ा डिगमिगा जाता है फोन में। ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये बन गया अपना बढ़िया सा, मतलब बढ़िया तो नहीं बनाया पर आपको समझ आ जाएगा, है ना। ऐसे ही हम लोगों ने कुछ बनाया था ऊपर, शायद दिखाती हूँ मैं, शायद मैच कर रहा है। ये रहा, है ना। ये थोड़ा मैच कर रहा है, यस आई डिड इट। लेकिन थोड़ा सा मैंने इधर पे गड़बड़ की है ना, इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। एक नजर उसको देखा, सॉरी गाइस, ऐसे गाना नहीं गाना चाहिए यार। मैं ही खुद लेंथ बड़ी कर रही हूँ वीडियो की। 1 मिनट, चलो अब देखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, वरना मैं इधर से समझा देती हूँ, ये देख लो आप लोग, ठीक है। अभी वहां पर मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से अपनी आंखों में बसा लो, दिल में बसा लो, बना लो कहीं पर भी, पर पॉज करके फटाफट से आ जाओ। अब इसको फटाफट से करते। देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लिया हुआ था, है ना। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लिया हुआ था, कैथोड रे ट्यूब लगाया हुआ था, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा होगा, है ना। क्या हुआ, ट्यूब जो था अपना, क्या डिस्कवरी हो गई यहाँ पर अपनी कैनल रेस की। ऊपर हो गई थी क्या कैनल रेस की डिस्कवरी? नहीं हुई थी। अब कैनल रेस की डिस्कवरी यहाँ पर हुई, तो इसमें क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पाए गए, और जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए गए तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता लगाई गई। तो क्या हुआ कि कैथोड रेस की तरह जो है इसका जो मास था वो पॉजिटिवली चार्ज था, और ये डिपेंड कर रहा था किस पे, जो गैस प्रेजेंट है उधर, है ना। कैथोड रे ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट होगी उस पर ये डिपेंड करेगा, और ये सिंपली पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस होंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे मतलब क्या हो गया, ये प्रोटॉन्स हो गए हमारे, है ना। लाइटेस्ट वेट हो गया इनका, और जो है बहुत पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, और ये गैस से ऑब्टेन्ड हुए थे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कि हाँ क्या हुआ था कि चार्ज जो था मास रेशियो का वो किस पर डिपेंड था, गैस पर डिपेंड था। सब कुछ पॉजिटिवली चार्ज, है ना। और जो क्या था हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, वो कहाँ पर मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स कैरी कर रहा था इलेक्ट्रिकल चार्ज की, और जो बिहेवियर था इन पार्टिकल्स का वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट था, है ना। तो बस इतनी ही चीजें थी इसकी। अब हम बात करते हैं, हमारा न्यूट्रॉन भी तो था उसकी भी डिस्कवरी हुई थी। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को तो हमने 1919 में फाइंड कर लिया, लेकिन 1932 में चार्डविक आए और उन्होंने कहा कि भाई न्यूट्रल पार्ट, देखो तुमने नेगेटिव फाइंड कर लिया, पॉजिटिव फाइंड कर लिया, लेकिन यार न्यूट्रल पार्टिकल की भी तो कुछ नीड होनी चाहिए, है ना।
एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में सब कुछ आ गया, है ना। आपने लिया, मतलब जो हमारे वो आए थे फैराडे भाई, उनने नेगेटिव फाइंड कर लिया। अब आप आए, है ना, आप आए, आपने भी फाइंड कर लिया। लेकिन अब देखो क्या है ना कि न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए, और होगा। ऐसा नहीं हो सकता यार कि नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बॉम्बार्ड की एक थिन शीट बॉम्बार्ड कर दी बेरिलियम के अल्फा पार्टिकल से, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जिसका बहुत ही मास लाइट था और प्रोटॉन से ज्यादा था, उस वो एमिट हुआ। अब उन्होंने इस पार्टिकल का नाम रख दिया, न्यूट्रल है तो रख दो न्यूट्रॉन, क्योंकि ये क्या था, मतलब पॉजिटिव था, इसका प्रोटॉन रख दो, है ना। वो नेगेटिव था, उसका इलेक्ट्रॉन कैसे रखा ये मैं नहीं बताऊंगी, है ना, है ना। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस में दी हुई है, अपनी टेबल 2.1 में। टेबल 2.1 कहाँ है, ये रही, ठीक है। अभी हम लोग इसको देख लेंगे। अब आ गए हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, एटॉमिक मॉडल्स में। मतलब हमने आधे घंटे में यार एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, अभी मैं बात कर चुकी थी ऑलरेडी। हम इसमें पढ़ेंगे थॉमसन का पुडिंग वाला मॉडल, और हम इसमें पढ़ लेंगे अपना रदरफोर्ड मॉडल, है ना। रदरफोर्ड में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आइसोबार्स वगैरह, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इसको भी हम थोड़ा 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। चलो देखते हैं। हाँ, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना टाइम स्टैम्प्स के लिए। ऑब्जर्वेशंस, हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हमें मिली है। चलो अब मैं थोड़ा चलो अब थोड़ी सी पावर है मेरे में, लेट्स कंटिन्यू दिस, है ना। हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन की हैं एक्सपेरिमेंट से, जैसे कि डाल्टन का इंडिविजिबल एटम का जो कंपोज थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह, सब हम लोगों ने देखा। लेकिन अब कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनमें आई, सब में ड्रॉबैक्स आए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि सब एटॉमिक की पार्टिकल की डिस्कवरी की, जिसमें क्या क्या बताया गया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताई, बिहेवियर कंपेयर किया गया किस किस के बीच में, एलिमेंट्स के टर्म पे, फिजिकल और केमिकल दोनों में, है ना। और क्या क्या चीजें थी, अब क्या एक्सप्लेन की गई फॉर्मेशन डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल से, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, और क्या अंडरस्टैंड किया, ओरिजिन और नेचर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पर, है ना। और एमिटेड एटम्स वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या देखना है, थॉमसन्स मॉडल, हाँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ऊपर की बात कर लेते हैं। तो वो क्या है कि डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज करे गए, किस वजह से, जिससे कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज्ड पार्टिकल्स का उसको इजीली हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ऑल्दो कुछ ऐसे मॉडल्स थे जो कि ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एबिलिटी ऑफ एटम्स की। तो दो मॉडल्स, एक थॉमसन ने प्रपोज किया और दूसरा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, वो मॉडल्स आए और उन्होंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, और किसको, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स को, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स को। चलो, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था, एक तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, उसमें क्या क्या हुआ था, कैथोड रेज वगैरह हुई थी, है ना। वो किस पे था, मास के बेसिस पे था, ठीक है, मास के बेसिस पे था, फ्लोरेसेंट वगैरह। अब थॉमसन ने अपना एक खुद का मॉडल लाया, है ना, उसमें क्या किया था, उन्होंने थोड़ा सा मास वास बताया था। अब इन्होंने क्या किया, अपना खुद का मॉडल लाया कि हाँ मैं भी कोई ऐसा बढ़िया सा मॉडल लाऊंगा कि मेरे नाम पे वो मॉडल आए। तो इन्होंने क्या लाया है, अपना थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। चलो, थॉमसन मॉडल, अब इस टाइम तक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब डिस्कवर हो चुके थे, है ना। 1898 में ये आए और इन्होंने प्रपोज कर दी अपनी एटम पजेस स्फेरिकल शेप। एटम कैसे शेप का होता है अभी तक ये किसी ने नहीं बताया था, ये आ गए और इन्होंने बोला कि वो होता है स्फेरिकल शेप का। बहुत अच्छी बात है कि मैंने शेप बता दिया, किसी ने एटम फाइंड किया, किसी ने इसका वो फाइंड कर लिया था, इलेक्ट्रॉन से बना होता है, लेकिन शेप कैसा होता है ये मैं फाइंड करूंगा। इसका रेडियस भी बता दिया उन्होंने, क्योंकि ये मास वगैरह वो पहले से ही इस पर सर्च कर रहे थे। अब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है,
इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड रहते हैं इस मैनर में कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट देते हैं। बहुत सारे डिफरेंट नेम्स दिए गए इस मॉडल को, क्योंकि देखो ये प्लम पुडिंग पुडिंग टाइप का लग रहा है, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। अब क्या हुआ, ये मॉडल बहुत ज्यादा विजुअलाइज्ड था। कैसे? पुडिंग और वाटरमेलन का, मतलब ऐसे देख के हम थोड़ा सा, है ना, क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा हम क्या स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं ना इसके अपीयरेंस के बेसिस पे, है ना। अब देखते हैं क्या हुआ कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज थे प्लम्स के साथ, सीड्स क्या हो गए, अपनी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस मॉडल का ये था कि जो मास है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसा है? मास इज यूनिफॉर्मली, ये इस चीज पे सर्कल ही बना दो इस तरीके से। मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली, है ना, वो क्या था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब ये मॉडल बढ़िया था, है ना, इसने सारी न्यूट्रलिटी वगैरह एटम की सब कर दी थी, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं था अपने रिजल्ट्स के साथ, है ना। बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स करे इन्होंने, मतलब थॉमसन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस भी की इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, गैसेस के साथ में, है ना। लेकिन क्या हुआ यार, ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इनको इसके लिए ये भी मिला, लेकिन ये क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशंस की इन्होंने और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जो थी ज्यादा कंडक्शन नहीं कर पाई, है ना। ये ग्रीन बॉक्स को समझाऊं, ग्रीन बॉक्स का हम एक अलग सेशन रखेंगे, है ना यार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे आता तो नीट में ग्रीन बॉक्स से भी है ना, तो इनको छोड़ना मत, लेकिन हम इसका एक अलग सेशन रखेंगे, अलग सेशन। चलो अब आ गए हैं हम अपने इसके सेकंड पार्ट पे, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसके लिए भी हमारे पास 20 मिनट है। आई थिंक मैंने इसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया, है ना, थॉमसन मॉडल को। थॉमसन मॉडल में था भी क्या, थोड़ा सा छोटा सा था। अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, वैसे हम पढ़ चुके हैं इसको भी, लेकिन फिर भी ले लेते हैं थोड़ा सा आइडिया। क्या क्या किया था इन्होंने, गोल्ड फॉयल वगैरह ली थी, है ना। इनके साथ में कुछ इनके बच्चे थे, मतलब हैंस गीगर और एर्नेस्ट मैस्टन, इनके कुछ स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने क्या किया कि एक थिन गोल्ड फॉयल से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर दिया, है ना। और रदरफोर्ड के फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको इस फिगर में दिख जाएगा, है ना। ये जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, फिर ये लीड प्लेट से निकलते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पर जा रही है, और जो गोल्ड फॉयल है बीच में लगा हुआ है ना। ये जो स्ट्रीम थी हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स की, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से डायरेक्ट करी गई थी, कहां पर? थिन फॉयल पर, जो कि गोल्ड मेटल की थिन फॉयल थी। अब जो थिन गोल्ड फॉयल थी उसका उसका क्या था, एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट बनाया गया था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनाई गई थी, और अल्फा पार्टिकल वहां पर स्ट्रक हो रहे थे, उस स्क्रीन पर पहुंच रहे थे। दिस डायग्राम शोज दिस बेटर, इट इज बेटर एक्सप्लेन्ड हियर। सी, ये जो है गोल्ड फॉयल थी, और ये सारे कहाँ पर हो रहे थे, ये स्ट्राइक हो रहे थे इस स्क्रीन पर, ये वाली स्क्रीन पर। रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। कुछ ये जो रिजल्ट्स थे ये कुछ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड थे। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो थॉमसन का मॉडल एटम था उसके अकॉर्डिंग ये था कि हर मास जो है हर गोल्ड एटम का फॉयल में जो है वो अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए पूरे एटम में, है ना। और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनमें एक इनफ एनर्जी सोर्स होती है, जो कि पास कराती है डायरेक्टली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अभी हम लोगों ने ऊपर कुछ ऐसा ही पढ़ा हुआ था कि थॉमसन मॉडल में उसने बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा ये वाली लाइन जो मैंने बोला था कि इसको सर्कल कर लेना चाहिए, दिस वन, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने प्रूफ करने की भी कोशिश की है कि हाँ, दिस शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मास शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो धीमे हो जाएंगे जब वो डायरेक्शन चेंज करेंगे, और जो डायरेक्शन चेंज करेंगे, है ना, वो बहुत कम एंगल्स में करेंगे, और जब भी फॉइल से पास होंगे। हाँ, तो ये सब ऑब्जर्व कैसे हुआ? Most of the alpha particles passed through the golden foil undeflected. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, गोल्डन फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड पास हुए।
स्मॉल फ्रैक्शन जो था अल्फा पार्टिकल्स का वो डिफ्लेक्ट हुआ, वो भी बहुत स्मॉल एंगल्स में, है ना। और जो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे वो बाउंस बैक हो गए थे, है ना। मतलब ऐसे देखो क्या हुआ, इसको एक डायग्राम जो है मैं अपने डायग्राम से समझाती हूँ। ये है हमारे अल्फा पार्टिकल, ब्लू कलर के अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ऐसे क्यों बनाया, वेट, ये है हमारे अल्फा पार्टिकल। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे गए, अनडिफ्लेक्टेड, सीधे सीधे अपने अपने स्क्रीन पर चले गए। कुछ बहुत ज्यादा स्मॉल एंगल्स पे, मतलब इधर, बिल्कुल इधर से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब 180 की डिग्री पर जो है बिल्कुल अलग ही डिफ्लेक्ट हो गए। तो जो बहुत अच्छे से डिफ्लेक्ट हुए उनको हम बनाएंगे ग्रीन, ठीक है, 180 डिग्री पे। और जो हमारे मतलब बहुत स्मॉल एंगल्स में पास हुए, ये क्या हो गया, अब मैं नहीं बना रही, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन। अब इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स भी कर दिए गए, है ना। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्पेस एटम है वो एम्प्टी होते हैं, अल्फा पार्टिकल पास करते हैं फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड। कुछ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो डिफ्लेक्ट करते हैं, और जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत इनर्मस रिपल्सिव फोर्स शो करता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि स्प्रेड नहीं होता है पूरे के पूरे एटम में, है ना। जैसा कि थॉमसन ने पहले ही अज्यूम कर लिया था। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड होता है बहुत ही कम वॉल्यूम में, कि वो रिपेल और डिफ्लेक्टेड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स के कंसंट्रेशन में रहता है। और कैलकुलेशंस हुई थी कुछ रदरफोर्ड की, जिन्होंने शो किया था कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस कितना नेग्लिजिबली स्मॉल है कंपेयर टू, मतलब पूरा जितना वॉल्यूम होता है ना एटम का, उससे बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। एंड आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ, और अगर नहीं दिया है तो मैं अब दे देती हूँ कि सी, ये है मेरा न्यूक्लियस। अगर ये इतना बड़ा न्यूक्लियस है ना, तो इसके, अब तो ज्यादा हो जाएगा, इसके 5 किलोमीटर्स तक जो है इसका एक एटम होगा, और एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है, तो सोचो कि ये कितना स्मॉल है, ठीक है। इससे ज्यादा तो आई थिंक नहीं समझ पाओगे वरना। चलो नेक्स्ट थिंग है, क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट्स अ न्यूक्लियस, ये वाला, हाँ यही तो एग्जांपल है एनसीईआरटी का। एक क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट करती है न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर। अगर एक बॉल ले रहे हैं जो कि न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका मतलब कि वो 5 किलोमीटर तक इसका रेडियस होगा, तो दैट वुड बी सो बिग। अब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो कंक्लूजन्स थे, उसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी प्रपोज करा। और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या कह रहा था, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वो डेंसली कंसंट्रेटेड रहता है एक बहुत ही छोटे रीजन में, और ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल पोर्शन होता है एटम का, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। न्यूक्लियस क्या हो गया हमारा, बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो कि पॉजिटिवली चार्ज का कंसंट्रेटेड रहता है किधर, बहुत ही कम स्मॉल रीजन में। न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडेड रहता है, जो कि मूव करते हैं न्यूक्लियस के आसपास बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में और सर्कुलर पाथ्स में, जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। जिस तरीके से हमारे सन के आसपास में जो है प्लैनेट्स मूव करते हैं, उसी अकॉर्डिंग जो है न्यूक्लियस के आसपास में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल ने यही बताया कि डिसेंबर सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन, है ना। ये चीज मैं बता चुकी हूँ। इसको एक बारी डायग्राम से समझा दो। देखो ये है हमारे सन, ये हो गया सन, है ना, और ये हो गया हमारा अर्थ। अब ये क्या करेगा, इसकी तरह ऑर्बिट्स के मूव करेगा, इधर मूव करा, फिर इधर मूव करा, फिर इधर मूव करा, फिर इधर मूव करा, ऐसे। समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कैसे हेल्ड रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब ये ऐसे इसके पास क्यों नहीं जा रहा है, ये अपना सन है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ इसके साथ में कोलाइड क्यों नहीं कर रहा है, ये इसलिए नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से अपनी जगहों पर स्टेबल है, हेल्ड है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। अब भी क्या है कि प्रेजेंस जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस पे, वो किसकी हेल्प से होता है, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी हेल्प से होगा, प्रोटॉन्स की हेल्प से, है ना, प्रोटॉन्स की हेल्प से होगा।
अब ये पहले ही हम लोग पता लगा चुके हैं कि जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वो इक्वल होता है किसके, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट ही हो गए ना। नंबर जो होता है प्रोटॉन का प्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस में वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर Z के। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक नंबर हो गया प्रोटॉन का हाइड्रोजन न्यूक्लियस में 1, है ना। सोडियम एटम का हो गया 11। देयरफॉर जो एटॉमिक नंबर हो गए 1 और 11 रिस्पेक्टिवली क्या हो गए, है ना। दोनों एटॉमिक नंबर क्या हो गए 1 और 11 हो गए। 11 एक मिनट, क्या मतलब हुआ इसका कि जितना हमारा प्रोटॉन नंबर है वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। बस इतना ही बात है, इतनी सी बात है। चलो, while the positive charge of nucleus is due to protons, जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से है तो जो मास है न्यूक्लियस का वो भी किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा, है ना। डिस्कस्ड अर्लियर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में जिसको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियस कहते हैं। बस ये फॉर्मूला है हमारा, मास नंबर ए, प्रोटॉन Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद करना पड़ेंगे। नेक्स्ट है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ के आए हैं, देखो उसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो अब आई डोंट थिंक गुस्सा मत दिलाओ, है ना। और दूसरी चीज है ड्रॉबैक। अब ड्रॉबैक और पढ़ना है तो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। Composition of any atom can be represented by using the normal element symbol. अब हम लोग बात करते हैं आइसोबार्स और आइसोटोप्स एक्चुअली में होते क्या है। तो आइसोबार्स वो होते हैं जो कि एटम्स होते हैं जिनके सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है ना। और दूसरे ही हाथ पर जो आइडेंटिकल एटम नंबर होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है वो आइसोटोप्स होते हैं। इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी मैं टेक्निक बता देती हूँ, क्योंकि मतलब किसमें मास अलग होगा, किसमें एटॉमिक नंबर अलग होगा। तो देखो बार्स में क्या होता है ना। देखो आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है ना, और आइसोटोप्स में मास नंबर अलग होता है ना। तो अब हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं, कैसे कैसे कैसे, ठीक है। तो अच्छा बार्स, ठीक है, बार्स में ए आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और टोप्स, टोप्स में आप लोग मतलब टोप्स है तो मतलब मास हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप लोग याद कर लेना। लेकिन बार्स में जहाँ ए आ रहा है वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, आई होप समझ आ चुका है। इससे ज़्यादा आप लोगों को फिर रटना पड़ेगा। अब दूसरी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एविडेंट है कि जो आइसोटोप्स हैं उनकी जो प्रेजेंस है डिफरेंट नंबर वो इसलिए होती है क्योंकि न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग होते हैं प्रेजेंट में न्यूक्लियस में। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब अदर वर्ड्स में हम क्या कह रहे थे कि इट इज एविडेंट कि जो डिफरेंस है आइसोटोप्स के बीच में वो किसकी वजह से है, किसकी वजह से है, वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन एटम लिया, है ना। एक हाइड्रोजन एटम लिया जिसमें 99.985% हाइड्रोजन एटम है जिसमें केवल एक ही प्रोटॉन है। तो ये आइसोटोप क्या कहलाएगा, प्रोटियम कहलाएगा। और बाकी का जो भी रेस्ट ऑफ परसेंटेज है हाइड्रोजन एटम का ये क्या कहलाएगा, टू अदर आइसोटोप्स, एक कंटेन करता है प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो उसको हम कहेंगे ड्यूटेरियम। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि दो न्यूट्रॉन्स हैं और एक ही प्रोटॉन है तो ट्रिटियम। ठीक है, जैसे कि एक प्रोटॉन हो गया हमारा, एक प्रोटॉन है तो प्रोटियम। ठीक है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है तो ड्यूटेरियम, है ना, दो चीजें हो गई, है ना। और अगर एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन्स हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रिटियम, है ना। अब बाद में क्या हुआ कि आइसोटोप भी फाउंड हुआ एक ट्रेस अमाउंट में अर्थ पे, तो दूसरे एग्जांपल्स भी उसके लिए आए। क्या हुआ कि अकरिंग आइसोटोप्स कैसे है कि कार्बन एटम के पास 6, 7, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं डिसाइड 6 प्रोटॉन। ये चीज आप पढ़ लेना, एग्जांपल्स है, ये बहुत ही इजी है। लास्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या आएगा आइसोटोप्स वगैरह में कि ये एक पॉइंट है, एक अच्छा मेजरमेंटल पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि आइसोटोप्स इज दैट केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप वो केमिकल प्रॉपर्टी है एटम्स की जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करते हैं
और डिटरमाइन होता है प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एटम्स की वो इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करते हैं और डिटरमाइन करते हैं प्रोटॉन। ठीक है, अब बात करते हैं, है ना। और थोड़ा सा इसके आगे और भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट वेरी लिटिल इफेक्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट की वो बहुत कम इफेक्टिव है, देयरफॉर सारे आइसोटोप्स जो हैं वो एलिमेंट में सेम केमिकल बिहेवियर शो करते हैं। चलो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इसका, 5 मिनट में हो जाएगा आई थिंक। इसको मैं फटाफट से समझा देती हूँ यार, ऐसे पढ़ पढ़ के समझाऊंगी तो टाइम लगेगा। तो अभी हम लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल में क्या देखा, एक सोलर सिस्टम सा बना रहा था, है ना। तो ये क्या हो गया, एक स्मॉल स्केल सा सोलर सिस्टम हो गया, जो कि न्यूक्लियस क्या हो गया, एक मैसिव सन हो गया, जो कि इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है लाइटर प्लैनेट्स के साथ में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कौन थे, लाइटर प्लैनेट्स से। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है जो अप्लाई किया गया है सोलर सिस्टम में, किससे किया हुआ था हमने, कि भाई उस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की बात हो रही है, तो किसकी बात करेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। तो वो प्लैनेट्स के बीच में क्या लग रहा है, ये वाले फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसको इतना ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगी, है ना। अब बात करते हैं, हाँ ठीक है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ मासेस। आर जो है वो ये पूरा फॉर्मूला समझाया हुआ है, मैं थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ, पॉज कर लो, चलो पढ़ लेना। सिमिलैरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड न्यूक्लियर मॉडल। अब जो सिमिलैरिटी है ना सोलर सिस्टम की और न्यूक्लियर मॉडल की, इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के आसपास डिफाइंड ऑर्बिट्स में मूव करने चाहिए, तो यही जो है ना फर्दर कूलम्ब फोर्स के जो चार्जेस होते हैं, आर डिस्टेंस होता है सेपरेशन का, और के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। के वाली रील देखी होगी, है ना। है तो बस के बहुत ज्यादा होता है, तो के को इधर भी याद कर लो, के शुड बी लर्न्ड, के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। चलो, between electron and the nucleus is mathematically similar in the gravitational force। तो क्या क्या सिमिलर है हमारा, क्या क्या सिमिलर है, आर और के दोनों किसके सिमिलर हैं, मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के सिमिलर हैं। ठीक है, अब जब भी बॉडी मूव करती है ऑर्बिट में तो वो एक्सेलरेशन, ये रहा एक्सेलरेशन वो करती है, अंडरगो करती है, और अगर वो मूव हो रही है कांस्टेंट स्पीड में ऑर्बिट में तो वो क्या करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, है ना। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट्स। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियर मॉडल में डिस्क्राइब हो रहे हैं एक प्लैनेट की तरह, वो क्या हो जाएंगे, अंडरगो करेंगे एक्सेलरेशन, है ना। अब क्या हो गया, तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी है मैक्सवेल की, जो कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं, है ना। ये फीचर जो है प्लैनेट्स में नहीं होता है, ठीक है, वो अनचार्ज्ड होते हैं, प्लैनेट्स अनचार्ज्ड होते हैं। Therefore, an electron in an orbit will emit radiation। तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रेडिएशन एमिट करेगा, जैसे कि हमने इस वाली लाइन पे पढ़ा, आ गया ये रहा, ठीक है, कहाँ गया ये, ठीक है, ये दोनों सिमिलर चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑर्बिट जो है वो कंटिन्यू करेगी, श्रिंक करेगी, कैलकुलेशंस जो है वो ये रही, ठीक है, और जो है ये नहीं होता है, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन। ये क्या है, अभी हम लोगों ने क्यों स्टार्ट किया था, अगर आपको याद होगा तो आप बताओगे हमने क्यों स्टार्ट किया था, ये चीज मैंने यहाँ समझाई थी, क्यों रदरफोर्ड के मॉडल आए, क्यों ये सारे मॉडल्स आए, तो क्यों आए थे ये मॉडल, ये क्यों आए थे, इन्हें स्टेबिलिटी बतानी थी भाई, ये स्टेबिलिटी बताने आए थे, है ना। ये मैंने बताया था स्टेबिलिटी बताने आए थे, क्योंकि हमारे ऊपर के मॉडल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी, तो क्या हो गया, हमारे आ गए ये थॉमसन और रदरफोर्ड, इन्होंने स्टेबिलिटी बताना शुरू कर दिया। अब भाई लेकिन स्टेबिलिटी तो ये भी नहीं बता पाया, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया किसका, किसका किसका, इसी का, ठीक है। चलो बस इतना सही था हमारे ड्रॉबैक सिस्टम, ठीक है, और एक सीरियस ड्रॉबैक और पढ़ लो, ठीक है, बाकी सब आप रीड कर लेना। सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। इसने इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, और ये कैसे हो सकता है, फैराडे मारेगा इसको, माइकल फैराडे मारेंगे, है ना, कि मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और तुमने इसको जिक्र ही नहीं किया इसका।
और भाई मेन चीज देखो फैराडे की नहीं है, देखो एटम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे यार बिना इलेक्ट्रॉन के एटम, अब हमें पता चल चुका है ना, पहले नहीं पता था, इसलिए हमने डाल्टन की पूरी एटॉमिक थ्योरी हटा दी है और इसकी ही हटाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो चीज डिस्कवर हो चुकी है, शिट यार मैंने ये भी कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। जो चीज डिस्कवर हो चुकी है उसको तो तुम्हें लाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उसके बारे में कुछ, उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा अपनी उस चीज में। ठीक है,